नमस्कार साथियों, मैं नई पाठ्य योजना के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। जैसे कि मैंने भाग 1 में कहा था कि अब हम विश्व भौतिक विज्ञान की पाठ्य योजना का आरंभ करेंगे। तो आज इसी क्रम में पाठ्य योजना 2 है, जिस प्रकार से विषय रहेगा भौतिक विज्ञान का और उपविषय रहेगा भौतिक परिवर्तन का। आरंभ हम करेंगे इस प्रकार के एक चार्ट से, जहाँ पे छात्र व छात्र अध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, विषय, उपविषय, समय, दिनांक, कल्यांश या परिवेश का नाम इत्यादि आता है। इसी क्रम में आज का हमारा विषय है भौतिक विज्ञान, तो सामान्य उद्देश्य रहेंगे विषय भौतिक विज्ञान के। तो भौतिक विज्ञान के पहले उद्देश्य रहेगा छात्रों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में बौद्धिक और मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना पैदा करना। चौथा, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। पांचवा व अंतिम, छात्रों को दैनिक जीवन में होने वाली विज्ञान की उपयोगिता की जानकारी देना। इस प्रकार के सामान्य उद्देश्य आ जाएंगे विषयों भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। अब बात करते हैं उपविषय की, जो है भौतिक परिवर्तन। तो उसके निर्देशात्मक उद्देश्य किस प्रकार से होंगे? तो भौतिक परिवर्तन उपविषय के निर्देशात्मक उद्देश्य इस प्रकार से रहेंगे। पहला, छात्र भौतिक परिवर्तन का अर्थ परिभाषित करने में सक्षम होंगे। दूसरा, छात्र भौतिक परिवर्तन की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। तीसरा, छात्र भौतिक परिवर्तन के उदाहरण बताने में सक्षम होंगे। चौथा, छात्र भौतिक परिवर्तन के उदाहरणों का प्रत्यस्मरण करने में सक्षम होंगे। पांचवा व अंतिम, छात्र भौतिक परिवर्तन से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करने में सक्षम होंगे। तो इस प्रकार के निर्देशात्मक उद्देश्यों उपविषयों भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात की जाती है शिक्षण सहायक सामग्रियों की, जिसमें हम 2 प्रकार की सामग्रियां लेते हैं। एक रहती है शिक्षण सहायक सामग्रियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली रहती है सामान्य शिक्षण सामग्री और दूसरी रहती है विशिष्ट शिक्षण सामग्री। तो सामान्य शिक्षण सामग्री में पहला आता है श्यामपट्ट या चाकबोर्ड, चाक, झाड़न व संकेतक। विशिष्ट शिक्षण सामग्री में आता है चार्ट या ऐसा कोई भी विषय सामग्री जिसके आप निर्दिष्ट रूप में या सामान्य रूप में बच्चों को दिखा सके। दूसरे पेज में छात्रों का पूर्व ज्ञान परीक्षण होता है, जिसमें हम जांचते हैं कि छात्र जिस विषय के बारे में हम पढ़ाने लगे उसके बारे में पहले से क्या ज्ञान रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 प्रकार के प्रश्न बनाए हैं। आप अपने अनुसार प्रश्नों की संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न रहेगा, मोमबत्ती का मोम पिघलने पर किस अवस्था में होता है? तो छात्र उत्तर दे रहे हैं द्रव अवस्था में। दूसरा, द्रव अवस्था से मोम ठोस अवस्था में कैसे परिवर्तित होता है? तो छात्र उत्तर दे रहे हैं ठंडा करने में। तीसरा, मैं समस्याजनक प्रश्न पूछ रही हूँ छात्रों से कि वाष्प से जल बनना कौन सा परिवर्तन है? छात्रों को इसका अभी कोई नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी छात्र उत्तर देने में असमर्थ। पूर्व ज्ञान परीक्षण के बाद बात आती है विषय उद्घोषणा की। विषय उद्घोषणा में छात्र अध्यापिका इस प्रकार से कहेगी, छात्रों वाष्प से जल का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो छात्रों, आज हम भौतिक परिवर्तनों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है प्रस्तुतिकरण की। छात्र अध्यापिका विज्ञान विधि, विचार विमर्श विधि वो प्रश्नोत्तरी विधि द्वारा पाठ प्रस्तुत करे। इसके बाद इस प्रकार का एक चार्ट बनाया जाता है, जिसमें हम विषय वस्तु, छात्र अध्यापिका कार्यकलाप, छात्र कार्यकलाप और शामपट कार्य करते हैं। तो इस विषय का पाठ योजना इस प्रकार से शुरू होगी। छात्रों, रबड़ों को खींचने पर क्या होता है? तो छात्र उत्तर दे रहे हैं कि उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो रबड़ बैंड को परिवर्तित आकृति कब तक बनी रहती है?
तो छात्र मतलब उसका जो परिवर्तित आकृति जो चेंज हुआ वो कब तक बना रहता है? तो छात्र यहाँ उत्तर दे रहे हैं कि जब तक उसे खींचा जाता है। इस प्रकार से देखेंगे सैंपल कार्य भी साथ साथ में हो रहा है। यहाँ पे हमने विश्व का नाम लिख दिया है जो कि है भौतिक परिवर्तन। तो दूसरे पेज में हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने पहले पेज में छात्रों से प्रश्न उत्तर किए कि कब तक उसका जो चेंजेस रहते हैं रबड़ में वो खींचे रहते हैं, तो छात्र उत्तर देते हैं कि जब तक हम उसे खींच के रखते हैं। तो आगे तो छात्र कुछ परिवर्तनों को विपरीत दिशा में संपादित करके पदार्थ को पुनः पहले जैसी अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले उनको रबड़ का उदाहरण दिया कि कब तक वो खींचा रहता है, तो छात्र उत्तर दिए कि जब तक वो खींच के रखेंगे तब तक वो खींचा रहेगा। तो अभी छात्र अध्यापिका प्रश्न कर रही है कि विपरीत दिशा में संपादित करके पदार्थ को पुनः पहले जैसी अवस्था में कैसे लाया जा सकता है। तो इसी के बारे में छात्र अध्यापिका अपनी पाठ्य योजना का आरंभ करेगी और छात्रों को बताएगी। छात्र कार्यकलाप साथ साथ में चलेगा, जैसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। तो ये क्या कह रहे हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन। कैसे परिवर्तन? उत्क्रमणीय। तो ऐसे परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन लाते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। कुछ परिवर्तनों को विपरीत दिशा में संपादित करके भी पदार्थ को पुनः पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। ऐसे परिवर्तन अक्रमणीय कहलाते हैं। स्थायी परिवर्तन होते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के परिवर्तनों की बात की, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुक्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन वो जिन्हें पुनः वैसी अवस्था में जैसे हमने पहले उसमें बदलाव किए थे ऐसे की वैसे ही उनको उसी रूप में वापस ले आना। पर अनुक्रमणीय परिवर्तन किस प्रकार के हैं कि उनको एक बार उनकी अवस्था में परिवर्तन हो गया तो वो वापस अपनी उस अवस्था में नहीं आ सकते, और ऐसे परिवर्तन प्रायः स्थायी परिवर्तन होते हैं। तो छात्रों को इतना पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापिका प्रश्न करेगी। वो पूछेगी, छात्रों उत्क्रमणीय परिवर्तन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छात्र हाथ खड़ा करते हुए, आप देखें छात्र कार्यकलाप भी साथ साथ में चलता रहेगा। छात्र हाथ खड़े करते हुए, छात्र कार्यकलाप में छात्र हाथ खड़े करते हुए, जो अभी मनीषा से प्रश्न कर रही है छात्र अध्यापिका। तो मनीषा कहती है, मैडम जी छात्र यहाँ पे उत्तर देने में असमर्थ है। तो अगले पेज में छात्र अध्यापिका राधा से प्रश्न कर रही कि राधा आप बताइए। तो राधा कहती है, मैडम जी अस्थायी परिवर्तन। छात्र अध्यापिका शाबाश बैठ जाइए कहते हुए उसे बिठा देती है। अब छात्र अध्यापिका भौतिक परिवर्तन में अपना पाठ आरंभ करती है, भौतिक परिवर्तन के बारे में बताती है। तो छात्र अध्यापिका कहती है, छात्रों भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत किसी पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकृति, आकार, अवस्था, ताप, दाब आदि बदल जाते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मतलब इसमें बदलाव तो हो जाते हैं आकृति, आकार, अवस्था इत्यादि में, किंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनने की अवस्था में ये परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन रहते हैं। तो अब छात्र अध्यापिका भौतिक परिवर्तनों की उदाहरण के बारे में बात करेगी। छात्र अध्यापिका कहेगी, छात्रों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण जैसे नमक का जल में घुलना, जल से वाष्प बनना, बल्ब का जलना। किस प्रकार के परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है ये। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। जैसे जल से वाष्प बनना और वाष्प से बादल और पुनः परीक्षा में उसी का पानी के रूप में संग्रहण होना, भौतिक परिवर्तनों के अंतर्गत आता है। साथ में आप देखेंगे शामपट कार्य भी साथ साथ में हो रहा है। छात्र अध्यापिका कार्यकलाप और छात्र कार्यकलाप भी साथ में हो रहा है। इतना पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न करेगी। छात्र अध्यापिका कहेगी, छात्रों भौतिक परिवर्तन क्या है? छात्रों हाथ खड़ा करो। छात्र कार्यकलाप में छात्र हाथ खड़े करते हुए, अगले पेज में छात्र अध्यापिका करण से प्रश्न कर रही है कि करण आप बताइए। तो करण कहता है, मैडम जी बल्ब का जलना। अब छात्र अध्यापिका देखती है कि छात्र उत्तर देने में असमर्थ हो रहा है या उसको थोड़ा बहुत आता है पर वो बता नहीं पा रहा है। तो छात्र अध्यापिका रीइंफोर्समेंट की स्किलों का प्रयोग करते हुए उस क्वेश्चन को ही चेंज कर देगी।
छात्र अध्यापिका कहेगी, बल्ब का जलना जल से बाष्प बनने में कैसा परिवर्तन होते हैं। मतलब जो बल्ब है उसका जलना और जल से जो बाष्प बन रही है वो किस प्रकार के परिवर्तन है। तो छात्र क्या उत्तर दे रहा है, मैडम जी भौतिक परिवर्तन अर्थात अस्थायी परिवर्तन। तो छात्र अध्यापिका शाबाश बैठ जाइए कहते हुए उसको बिठा देगी। तो इसी प्रक्रिया में परिवर्तनों में क्रिस्टलीकरण भी आता है, क्योंकि ये भी एक परिवर्तन का है, भौतिक परिवर्तन का है, रासायनिक परिवर्तनों के अंतर्गत आता है। तो आप मुझे बताइए क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, कमेंट में बताना ना भूलें। तो अब बात करते हैं क्रिस्टलीकरण क्या होता है। तो छात्रों क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि मैंने पहले आपसे प्रश्न किया था उसका उत्तर आपको यही मिल गया कि किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया में किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता, अर्थात उसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं। कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, किसके क्रिस्टल बन रहे हैं, जो पदार्थ हम समय में पहले लिया था। और उदाहरण क्या रहेंगे क्रिस्टलीकरण के, छात्रों क्रिस्टलीकरण के उदाहरण नमक का बनना और मिश्री का बनना। इस प्रकार से छात्र अध्यापिका कार्यकलाप कार्य होगा, इसमें छात्र कार्यकलाप और अंत में श्यामपट्ट लेखन इसी प्रकार से होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बता दूं कि भौतिक परिवर्तन वो रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं उदाहरणों के माध्यम से। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, क्रशिंग ए कैन, ये भी भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। दूसरा मेल्टिंग एन आइस क्यूब, तीसरा बॉइलिंग वाटर, चौथा मिक्सिंग सैंड विद वाटर, पांचवा ब्रेकिंग ग्लास, छेमा डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, उसके बाद श्रेडिंग पेपर, फिर चॉपिंग वुड, मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल्स, सप्लीमेशन ऑफ ड्राई आइस। किस प्रकार के परिवर्तन रहेंगे, भौतिक परिवर्तन अर्थात फिजिकल चेंजेस, जहाँ पे जो परिवर्तन होता है अस्थायी प्रकार का होता है और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि छात्र अध्यापिका ने जो पढ़ाया उसके बारे में छात्रों ने क्या जाना। जैसे क्रिस्टलीकरण के बारे में पढ़ाया, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ाया, तो वो क्या है। तो छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न कर रही है, छात्रों क्रिस्टलीकरण कैसा परिवर्तन होता है। छात्रों हाथ खड़ा करो। छात्र हाथ खड़े करते हुए मेघा से प्रश्न करती है, छात्र अध्यापिका मेघा आप बताइए। तो मेघा उत्तर दे रही है, मैडम जी क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो छात्र अध्यापिका शाबाश बैठ जाइए कहते हुए उसे बिठा देगी। अब छात्र अध्यापिका दूसरा प्रश्न कर रही है, वो पूछ रही है, छात्रों क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया का क्या क्या उदाहरण होंगे। छात्रों हाथ खड़ा करो। छात्र कार्यकलाप में छात्र हाथ खड़े करते हुए, नेहा आप श्यामपट्ट पर लिखकर बताइए। छात्र अध्यापिका कह रही है, क्यों, क्योंकि इस प्रकार से छात्र ज्यादा एंगेज रहेंगे, ज्यादा एक्टिव रहेंगे, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी साथ में होती रहेगी, तो वो जल्दी सीख सकते हैं। अब क्या कर रही है, छात्र श्यामपट्ट पर लिखते हुए, छात्रा जो है उदाहरण लिख रही है श्यामपट्ट पे, वो लिखती है कि क्रिस्टलीकरण के क्या उदाहरण है, मिश्री का बनना और नमक का बनना। छात्र अध्यापिका यहाँ पे शाबाश बैठ जाइए कहते हुए उसे बिठा देगी। इस प्रकार से पाठ योजना का कार्यक्रम बिंदु या कार्यक्रम भाग है यहाँ समाप्त होता है। उसके बाद में अगले पेज में हम देखेंगे पुनरावृत्ति में। तो सार रूप में जो हमने इसमें पाठ में पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा, छात्र अध्यापिका बच्चों को एक बार ब्रीफ में बता देगी। अगले पेज में पुनरावृत्ति, तो पुनरावृत्ति में क्या आएगा, छात्रों भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं जिनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। पुनरावृत्ति में अब छात्र अध्यापिका ने जो भी पढ़ाया उसको ये कहेगी छात्र अध्यापिका, छात्रों
भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं जिनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। पुनरावृत्ति के बाद भाग आ जाता है मूल्यांकन में। मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे, आप अपने अनुसार प्रश्नों की संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं। अब आती है बात मूल्यांकन की। मैंने यहाँ पे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, मतलब 3 प्रश्न पूछे हैं, आप अपने अनुसार प्रश्नों की संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न रहता है कि भौतिक परिवर्तन के 2 उदाहरण बताइए। तो छात्र उत्तर दे रहे नमक का बनना, नमक का जल में घुलना, माफ कीजिए मैंने गलत बोला, नमक का जल में घुलना। दूसरा मिश्री का बनना। ये किस प्रकार के परिवर्तन थे? भौतिक परिवर्तन थे। दूसरा था भौतिक परिवर्तन स्थायी है अस्थायी परिवर्तन। तो छात्र उत्तर देंगे अस्थायी परिवर्तन। तीसरा पूछेंगे कि क्रिस्टलीकरण के क्या उदाहरण है? तो छात्र यहाँ उत्तर दे रहे हैं नमक का बनना। आप अपने अनुसार प्रश्नों की संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है गृह कार्य की। आप गृह कार्य में इस प्रकार के प्रश्न दीजिए जिसको छात्र वर्डन न समझकर उसको एक अट्रैक्टिव वे में ले, ताकि वो क्रिएटिव वे में सोच सके, उसकी रीजनिंग एबिलिटी है वो बढ़ सके। मैंने यहाँ पे 3 ही प्रश्न पूछे, आप अपने अनुसार प्रश्नों की संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं। तो पहला मैंने पूछा है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। दूसरा, छात्र भौतिक परिवर्तन के वास्तविक जीवन में क्या क्या उदाहरण देखने को मिलते हैं। तीसरा, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं। आप प्रश्नों की संख्या अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ये पाठ्य योजना यहीं पे खत्म होती है। आप मुझे बताइए कि इस पाठ्य योजना में क्या कमियां थी ताकि आने वाली वीडियो में सुधार हो सके। आज का भाग हमारा विषय रहेगा हमारा भौतिक विज्ञान का, और विषय रहा था हमारा भौतिक परिवर्तन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।